हेलो फ्रेंड्स, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उदार लोकतंत्र और उसकी आलोचनाओं को अच्छे से देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उदार लोकतंत्र क्या है और इसकी क्या आलोचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। उदार लोकतंत्र को इंग्लिश में लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो लोकतंत्र जनता का शासन है जो जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है। ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा ही चलाया जाता है, चाहे जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से शासन करे। अब आते हैं हमारी टॉपिक पर, जो कि है उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, उदार लोकतंत्र उदारवाद के विचार को लोकतंत्र के विचार के साथ जोड़ने के प्रयास को व्यक्त करता है। मतलब उदार लोकतंत्र में उदारवाद की विचारधारा के साथ लोकतंत्र जोड़ दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे या किस प्रकार उदारवाद की विचारधारा लोकतंत्र के साथ जुड़ी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में उदारवाद की विचारधारा का जन्म हुआ। उदारवाद ने पूंजीवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित होने लगी और इससे औद्योगिकरण और शहरीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और काम की तलाश में विशाल कामगार वर्ग बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े कारखानों के आसपास बसने लगा। परंतु उनकी जो दशा थी वो बहुत ख़राब हो गई। दशा खराब होने की स्थिति में इस विशाल कामगार वर्ग ने राजनीतिक अधिकारों की मांग की। फिर जो राज्य था, जो सरकार थी, उसको ये एहसास हुआ कि अगर हम इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे तो हो सकता है कि उदारवाद का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। क्योंकि भाई, एक विशाल जनसंख्या की जो दशा है वो तो खराब हो गई है उदारवाद के कारण, क्योंकि ये पूंजीवाद का समर्थक है। तो राज्य ने उदारवाद के अस्तित्व की रक्षा के लिए इस विशाल कामगार जनसंख्या को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। तो फ्रेंड्स, उदारवाद की विचारधारा को बनाए रखते हुए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जब विशाल जनसंख्या को प्रदान कर दिया गया, उसी समय उदारवाद की विचारधारा लोकतंत्र के साथ जुड़ गई और बन गया उदार लोकतंत्र। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उदार लोकतंत्र की विशेषताओं की। तो फ्रेंड्स, उदार लोकतंत्र एक से अधिक राजनीतिक दलों में राजनीतिक सत्ता के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा की बात करता है। उदार लोकतंत्र कहता है कि उदार लोकतंत्र में एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि सभी वर्गों के विचारों और जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, उनके अपने राजनीतिक दल बन सकें। और साथ में ही मुक्त प्रतिस्पर्धा की भी बात करता है। मतलब बिल्कुल आज़ादी हो, खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, खुला कंपटीशन होना चाहिए उन राजनीतिक दलों के बीच। इसके साथ ही ये उदार लोकतंत्र ये भी कहता है कि जहाँ पर एक राजनीतिक दल का शासन होता है, उसके शासन को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। जैसे कि चीन के शासन को लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ पर एक राजनीतिक दल शासन करता है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अतिरिक्त जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ था, उसके शासन को भी लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता, उदार लोकतंत्र के अनुसार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो कि केवल एक ही पार्टी थी। इसके साथ ही उदार लोकतंत्र में राजनीतिक पद किसी विशिष्ट वर्ग की बपौती ना हो। उदार लोकतंत्र में राजनीतिक पद जनता के समर्थन से प्राप्त किए जाते हैं, उत्तराधिकार से नहीं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, अगर उसे वोट मिलते हैं, जनता का समर्थन है, तब वो बन सकता है, परंतु बिना वोट वगैरह के, बिना जनता के समर्थन के नहीं बन सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि राजनीतिक पद के लिए सभी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, सभी उम्मीदवार बन सकते हैं राजनीतिक पद के लिए, किसी एक का विशेष अधिकार ना हो या राजनीतिक पद पर उत्तराधिकार का सिद्धांत लागू ना हो। इसके साथ ही उदार लोकतंत्र का मानना है कि क्योंकि आज के टाइम पर प्रतिनिधि लोकतंत्र ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, क्योंकि जो समुदाय है वो बहुत बड़े हैं और इसी कारण से सब अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि ही देश का शासन संभालते हैं। इसलिए उदार लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आवधिक चुनाव की व्यवस्था की जाती है। मतलब सभी वर्गों को, जो कि एक निश्चित आयु तय की जाती है, जैसे कि 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति हों, चाहे वो स्त्री हों, पुरुष हों, या किसी भी धर्म, लिंग या जाति से संबंधित हों, उन सभी को बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, जिसके तहत वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और ये जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका चुनाव आवधिक चुनाव के जरिए होना चाहिए। आवधिक चुनाव का मतलब है कि एक निश्चित अंतराल के लिए होना चाहिए, जैसे कि 5 वर्षों के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष पर एक बार चुनाव होने चाहिए, ऐसे।
इसके अतिरिक्त उदार लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना भी जरूरी है। उदार लोकतंत्र का मानना है कि जब नागरिक स्वतंत्र होंगे तभी वो अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। कई सारी स्वतंत्रताएं जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता इत्यादि स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए नागरिकों को, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और इतने सशक्त बने कि वो सरकार की आलोचना भी कर सकें, सरकार के कार्यों को देख भी सकें, उन पर नियंत्रण भी कर सकें। इसके अतिरिक्त उदार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी बात की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि न्यायपालिका को विधानपालिका और कार्यपालिका से पृथक रखना चाहिए ताकि न्यायपालिका अपना निष्पक्ष न्याय कर सकें। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितनी भी विशेषताएं पढ़ी वो उदार लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। जिस भी लोकतांत्रिक शासन में ये विशेषताएं पाई जाती हैं वहाँ के शासन को उदार लोकतांत्रिक शासन कहा जा सकता है। आई थिंक अगर देखा जाए तो भारत के शासन में भी ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो भारत के लोकतांत्रिक शासन को भी उदार लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। हालांकि भारत में कुछ समाजवादी व्यवस्था भी स्थापित है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि आपात स्थिति में इसकी कुछ शर्तों में ढील दी जा सकती है। जो ये शर्तें हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु जो आपात स्थिति होती है जैसे कि आपातकाल, इमरजेंसी लग जाती है देश में कभी, तो इन शर्तों में कुछ ढील दी जा सकती है। परंतु ये जो ढील दी जाएगी वो अस्थायी होगी और कुछ समय के लिए होगी। जब इमरजेंसी हट जाएगी तब वापस से सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उदार लोकतंत्र में उदारवादी विचारधारा और लोकतंत्र इतनी गहराई से जुड़ गए हैं कि जब कभी भी हम लोकतंत्र शब्द का नाम सुनते हैं तो हमें यही सारी विशेषताएं हमारे मन में आती हैं, जैसे कि नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था होगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी। लोकतंत्र का नाम सुनते ही ये सारी विशेषताएं हमारे मन में आ जाती हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा कितनी गहराई से लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल लोकतंत्र के ऊपरी लक्षण दिखाई देने पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत जैसे विकासशील देश में यह संभव है कि लोकतंत्र का ऊपरी ढांचा सही सलामत दिखाई दे, परंतु वह भीतर से कमज़ोर हो सकता है। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, परंतु हकीकत में सच में प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो पा रहा है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ना कि जो गरीब व्यक्ति है वो राजनीतिक पद के लिए किस प्रकार खड़ा होगा। बाहर से तो ऐसा दिख रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक पद के लिए खड़ा हो सकता है, परंतु जब हम हकीकत देखते हैं तब हमें पता चलता है कि गरीब व्यक्ति तो हकीकत में राजनीतिक पद के लिए खड़ा ही नहीं हो पा रहा। उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो अपने लिए एक चुनाव प्रचार भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उदार लोकतंत्र की आलोचनाओं की, जो कि महत्वपूर्ण है काफ़ी, जो कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आता है। तो फ्रेंड्स, कई आलोचकों का कहना है कि उदार लोकतंत्र 3 क्षेत्रों में विफल रहा है। पहला है राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्र में, जो अभी मैंने उदाहरण दिया कि प्रत्येक व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, तो इस क्षेत्र में ये थोड़ा सा विफल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति खड़ा असली में नहीं हो पा रहा है आज के टाइम पर भी। इसके साथ ही उदार लोकतंत्र लोगों के मन में पर्याप्त उत्साह उत्पन्न करने में विफल रहा है। अब देखो, कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो वोट देने ही नहीं जाते, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत काबिल हैं बट वो चुनाव के लिए खड़े नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उदार लोकतंत्र लोगों के मन में एक पर्याप्त उत्साह उत्पन्न नहीं कर पाया है, एक जो एनकरेजमेंट होता है वो उत्पन्न नहीं कर पाया है। तीसरा है सरकार का उत्तरदायित्व में ह्रास हुआ है। ज़्यादातर टाइम ऐसा देखा गया है कि सरकार अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह नहीं निभा पाती है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभा पाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि उदार लोकतंत्र की मार्क्सवादी आलोचना क्या है, कि मार्क्सवाद किस प्रकार से उदार लोकतंत्र की आलोचना कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उदार लोकतंत्र केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि जो उदार लोकतंत्र है वो केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है। ऐसा इसलिए है कि जो उदारवाद की विचारधारा है वो पूंजीवाद का समर्थन करती है, और जब ये लोकतंत्र के साथ मिल जाती है तो केवल ये पूंजीपति वर्ग के हितों की ही रक्षा कर पाती है, जिसमें कामगार वर्ग का लगातार शोषण होता रहता है। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादियों का मानना है कि उदार लोकतंत्र विचारधारात्मक भ्रांति पैदा करता है, लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है। उदार लोकतंत्र लोगों से कहता है कि जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने श्रम से पैसा कमाया है, परंतु मार्क्सवादियों का कहना है कि ये गलत है।
पूंजीपतियों ने जितना भी पैसा कमाया है वो विशाल कामगार वर्ग का शोषण करके कमाया है, इसलिए वो कहते हैं कि ये एक विचारधारात्मक भ्रांति पैदा करता है। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादियों का मानना है कि उदार लोकतंत्र समाज के वर्ग विभाजन को स्थायित्व प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि जो उदार लोकतंत्र है वो समाज में व्यक्तियों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं तो मुहैया करा देता है, परंतु साधन मुहैया नहीं कराता है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के पास न्यायालय के पास जाने का अधिकार होता है, न्यायालय के पास जाने की स्वतंत्रता होती है, परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो न्यायालय के पास वही व्यक्ति जा सकता है जो थोड़ा पैसे से संपन्न हो, ताकि वो अच्छा वकील कर सके। आने जाने का किराया इतने दिन उसे अपने ऑफिस को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो न्यायालय में जाएगा। तो मतलब यही है कि उदार लोकतंत्र समाज के वर्ग विभाजन को स्थायित्व प्रदान करता है। इसमें यही होता है कि जो कामगार वर्ग होता है वो कामगार वर्ग ही रहता है और पूंजीपति और अमीर होते जाते हैं। कामगार वर्ग अपनी स्वतंत्रताओं का लाभ नहीं उठा पाते और वो नीचे ही उनका शोषण लगातार होता ही रहता है। उनको स्वतंत्रताएं तो दी जाती है, परंतु उनको रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं जिससे कि वो थोड़ा ऊपर उठ सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।